दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ तलाक के केस को लेकर। तलाक को लेकर बार बार लोगों का ये प्रश्न आ रहा है कि नए कानून के तहत तलाक की प्रोसीडिंग में किसी प्रकार का कोई बदलाव आया है क्या? हम तलाक की अपील लगाएं तो किस प्रकार लगा सकते हैं, या हम अपील लगाएंगे तो हमारी सुनवाई होगी और हमें तलाक मिलेगा? तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ तलाक के केस को लेकर कि तलाक के केस में नए कानून के तहत किस प्रकार से क्या बदलाव आया है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट और क्लियर शब्दों में ये समझ लीजिए कि तलाक में के केस में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी बदलाव नहीं आया है, लेकिन अब हम इसकी डिटेल में बात करते हैं कि किस प्रकार से आप तलाक की अपील लगाएंगे तो आपकी सुनवाई होगी। और अगर तलाक की अपील लगाने के बाद आपके मन माफिक जजमेंट नहीं आता है, जहां आप मन से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं कि हमें न्याय नहीं मिला लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन उसकी प्रोसेस क्या रहेगी और किस प्रकार से आपको कार्य करना होगा तो आपको रिलीफ मिल सकता है। चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि तलाक की प्रोसेस में किस प्रकार से बदलाव आया है, और नहीं आया तो किस प्रकार से तलाक की अपील लगाई जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि किस प्रकार। तो अगर आप सही हैं, दोनों पक्षों में से मैं दोनों पक्षों के लिए बात कर रही हूँ, एक कॉमन वीडियो है कि जहाँ पर दोनों पक्षों में अगर किसी को भी ये लगता है कि हम सही हैं और हमारे हक में आदेश नहीं आ रहा है, तो आपको पहल उस तरह से करनी होगी तो आपको रिलीफ मिलेगा। पहले तो हम एक बार बात कर लेते हैं कि पुराने कानून में तलाक की प्रोसेसिंग क्या थी। तो यहाँ पर दो ही प्रोसेस थी, एक तरफा तलाक और एक आपसी सहमति से तलाक। एक तरफा तलाक में दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार जाकर न्यायालय में अपील लगाता है, लीगल नोटिस जाता है दूसरे पक्षकार के पास, दूसरा पक्षकार उपस्थित होता है, अपना पक्ष रखता है, दोनों को मतलब जैसे ही लीगल नोटिस जाता है दूसरा पक्षकार उपस्थित होता है। एक बात होती है उपस्थित होना और एक होती है कि नहीं होना। कई केसेस में परिस्थिति ऐसी होती है कि लीगल नोटिस लेने के बाद भी पक्षकार उपस्थित नहीं होता, और अगर वह कंटिन्यूस 2-3 तारीख तक उपस्थित नहीं होता है लीगल नोटिस पहुंचने पर, तो एक्स पार्टी तलाक हो जाता है। इसका डिटेल में वीडियो मैंने आपको चैनल पर पहले बना कर दिया है, आप चैनल विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैं शॉर्ट में ये कहूँगी कि लीगल नोटिस पर अगर उपस्थित नहीं होता है तो वहाँ पर कंडीशन देखकर सामने वाले पक्षकार को एक्स पार्टी डिवोर्स भी डिक्री दे दी जाती है और वहां पर उसका एक्स पार्टी तलाक हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर लीगल नोटिस लेने के बाद पक्षकार उपस्थित हो जाता है तो सबसे पहले दोनों को मिटिगेशन सेंटर भेजा जाता है। मिटिगेशन सेंटर में भी आपको 2-3 मौके दिए जाते हैं कि जहां अगर आप अपने मैटर को सुलझा सकते हो, दोनों पक्षकार सुलझा कर मतलब अगर किसी भी प्रकार से ऐसे तरीके से आप दोनों संतुष्ट हो जाते हो कि आप अपना वैवाहिक जीवन दोबारा चला लेते हो, क्योंकि जनरली वाद विवाद में कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां बात इतनी नहीं होती तो भी उस बात को इतना तूल दे दिया जाता है और उस बात से इतना बड़ा लेवल बना लिया जाता है कि विवाद होकर उस मैटर को इतना बढ़ावा दे दिया जाता है कि न्यायालय तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कई बार जब आपस में बैठकर बातचीत होती है किसी अन्य व्यक्ति के साथ, मतलब मिटिगेशन सेंटर में, तो वो मैटर सुलझ भी जाता है और कई बार गलतफहमी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो भी क्लियर हो जाती है और कई बार दोनों पक्षकार साथ रहने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। अगर बात करते हैं कि नहीं होते हैं, फिर ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर दोनों पक्षकार ये कहें कि हम साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन वो मिटिगेशन के दौरान इस चीज पर मान जाते हैं कि हमें केस कोर्ट में जाकर नहीं लड़ना है, हम इस केस को यहीं खत्म करते हैं और हम दोनों अपना अपना रास्ता आगे निकाल लेते हैं। तो एक मिटिगेशन ऐसा भी हो जाता है कि जहां पर हम इतना लेन देन कर कर, मतलब पत्नी डिपेंड है तो इतना लेन देन कर कर आपकी लाइफ को इस तरह से सिक्योर कर दूंगा, मैं अगर बच्चे हैं तो आपके पास रहेंगे या मेरे पास, मतलब वो मिटिगेशन के थ्रू वहां पर वो मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है, तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती। लेकिन
इन दोनों रास्तों पर भी कोई समझौता नहीं होता तो तीसरा रास्ता होता है कि फिर फाइल कोर्ट में न्यायालय चली जाती है और दोनों पक्षकारों को न्यायालय के माध्यम से, मतलब जो भी चीजें होंगी फिर कोर्ट के माध्यम से उस चीज को सुलझाया जाता है। मतलब फिर चीजें दोनों के हाथ की नहीं होती, फिर वो न्यायालय के हाथ में होती हैं और न्यायालय में जो भी परिस्थितियां, जो भी आप एविडेंस रखेंगे, जो भी आप अपनी बात रखेंगे, उसके आधार पर दोनों पक्षकारों को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो सिर्फ जजेस के हाथ में आ जाती है कंडीशन। क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके एविडेंस बोलेंगे। आपने जो भी अपने पार्टनर पर आरोप लगाया हो, चाहे महिला ने पुरुष पर और चाहे पुरुष ने महिला पर, तो वहां पर सिर्फ आपके एविडेंस बोलेंगे और उसके आधार पर आपको रिलीफ दिया जाएगा। तो अब एक को ही रिलीफ मिलेगा या हो सकता है कि सही व्यक्ति को मिल जाए और हो सकता है कि गलत व्यक्ति को मिल जाए, क्योंकि सिर्फ मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि वहां पर सिर्फ आपके एविडेंस बोलेंगे और आप किस तरह से वो एविडेंस देते हैं वो चीज उस पर डिपेंड करेगी। अब हम बात करते हैं आपसी सहमति से तलाक की। तो आपसी सहमति से तलाक में कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि दोनों पक्षकार पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम दोनों को साथ नहीं रहना है, हम इन कंडीशंस पर एक दूसरे से अलग होते हैं, बच्चे हैं तो वो कंडीशन, और दोनों जाकर एक ज्वाइंट पिटीशन फाइल कर देते हैं। मतलब दोनों साथ में अपील लगाते हैं और तलाक की बात करते हैं। हाँ, और एक तरफा तलाक में कोई समय अवधि का निर्धारण नहीं होता है। कई बार तो केस की परिस्थितियां हमने ऐसी भी देखी है कि 10-10, 20-20 साल निकल जाते हैं लेकिन वो केस सुलझता नहीं है। लेकिन हाँ, नए कानून के तहत अब हम बदलाव की बात करें तो अब ये निश्चित है कि 3 साल में आपको इस तरह के मैटर को सॉर्ट आउट करना ही होगा। अब जिस केस में जितनी सजा का प्रावधान है उस केस में उस समय अवधि को क्रॉस कर कर आप केस नहीं चला सकते। तो यहाँ पर ये आप चेंजेस की बात जो कर रहे थे तो वो यहाँ पर ये चेंजेस है। अब बात कर रहे थे हम आपसी सहमति का। तो आपसी सहमति में दोनों पक्षकार इस तरह से कंडीशंस बनाकर न्यायालय के समक्ष जाते हैं और न्यायालय में ज्वाइंट पिटीशन फाइल करते हैं। वहां पर उस कंडीशन में सारी परिस्थितियों को देखकर उन्हें 6 माह का कूलिंग टाइम का डिग्री दी जाती है। 6 महीने का आदेश दिया जाता है कि आपको 6 माह का कूलिंग टाइम निकालना होगा, क्योंकि कई बार परिस्थितियां अक्सर फैमिली मैटर में यही होती हैं कि गुस्से फ्रस्ट्रेशन में लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं। तो 6 माह कूलिंग टाइम देने का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि कहीं दोनों पक्षकारों को अपनी गलती महसूस हो रही हो या दोनों पक्षकारों को एक दूसरे की जरूरत महसूस हो रही हो या दोनों पक्षकार में से एक को ऐसा लग रहा हो कि नहीं हमें पलट जाना चाहिए या हमें पहल कर लेना चाहिए, तो ये रिश्ता संभल सकता है या इस रिश्ते में हम ज़्यादा कंफर्ट है। ऐसी कई चीज़ें घटित हो जाती हैं उस 6 माह के दौरान। तो यहाँ पर 6 माह का कूलिंग टाइम देने का उद्देश्य यही होता है। तो 6 माह का कूलिंग टाइम, उसके बाद जो हम कहते हैं फर्स्ट मोशन, तो ये इसी प्रक्रिया के तहत आता है। और यहाँ पर 6 माह का समय निकलने के बाद अब 6 माह और मान लीजिए किसी भी तरीके से कोई भी एविडेंस देना, मेंटेनेंस देना, एलिमनी की राशि देना, वन टाइम मेंटेनेंस जो भी निर्धारण होता है, तो उसमें उन चीज़ों को एविडेंस जुटाना और उन चीज़ों के एविडेंस न्यायालय तक देना, उसके आधार पर मेंटेनेंस का निर्धारण होना। तो मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा मानते हैं तो 1 साल में इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो सेम प्रोसेस है, बस समय अवधि का निर्धारण हो गया है। और हाँ, अब एक नजरिया सबसे बड़ा ये बदल गया है कि महिलाओं के द्वारा झूठे केस किए जाते हैं। तो अगर कोई महिला आरोप लगा रही है तो सबसे पहले देखने सोचने लायक बात है कि महिला ने आरोप लगाया है तो सही है या नहीं। ऐसे में कई केसेस में सही महिलाएं भी पिस रही हैं, लेकिन अब सबसे पहले अगर महिला केस कर रही है तो सारी दारोमदार महिला पर है कि अगर महिला सही भी है तो भी उसी से एविडेंस मांगे जाएंगे, उसी से अपनी बात को प्रूफ करने को कहा जाएगा। एफआईआर से लेकर लास्ट तारीख तक महिला पर ही बर्डन ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर महिला आरोप लगा रही है तो जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपकी एफआईआर होगी, आप एविडेंस भी दे सकते हो, सेक्शन 65 का आपको सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो ये सारी प्रोसेस अब ज़्यादा तवज्जो देकर की जा रही हैं, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर किया जाएगा। और यहाँ पर आखिरी
कि अगर आपकी डिग्री आ गई है, मतलब आपको न्यायालय के द्वारा आदेश दे दिया गया है कि इस केस का जजमेंट ये है, और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो ये चीज़ को आप पहले भी था सिस्टम में और आज भी है, लेकिन इस चीज़ को लोग फॉलो नहीं करते हैं। तुरंत अगर आपको लगता है कि आपका आदेश गलत हो गया है तो आपको तुरंत रिवीजन पिटीशन फाइल करना चाहिए, जो कि कम लोग करते हैं, ये सोच कर के अगर हमारा इतना समय बेकार हो गया है, अब हमें नहीं उलझना है या अब हमें आगे नहीं बढ़ना है, अब जो हो गया है सो हो गया, छोड़ो। लेकिन अगर आप यहाँ पर रिवीजन पिटीशन फाइल करते हैं, एविडेंस देते हैं, मेंटेनेंस का आदेश गलत हो गया या तलाक की डिग्री गलत हो गई, तो इस तरह की चीज़ों पर आपको रिवीजन पिटीशन फाइल करना चाहिए। उसकी एक समय अवधि निश्चित है, और अगर आप रिएक्ट करते हैं तो आपको 101% रिलीफ मिलता है, क्योंकि नेचुरल है वो केस। इस पक्ष से देखने का नज़रिया इसलिए बदल जाता है कि जब कहीं ना कहीं आप सही होंगे तब आपने यहाँ दूसरी स्टेप ली है। तो यहाँ पर अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको रिवीजन पिटीशन फाइल करना चाहिए, लेकिन उसकी एक समय अवधि निश्चित है। तो आपको वो मेरी चैनल विजिट कर कर उसका एक सेपरेट वीडियो है, तो वो मैंने रिवीजन पिटीशन के लिए कितनी समय अवधि निश्चित है आप उसमें जाकर देख सकते हैं, और उसके आधार पर प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।